नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप ही का मैं भूपेश आनंद आपके पास दोबारा से आ गया। आइए आज हम लेक्चर 26 की तरफ बढ़ चलेंगे। कदम अपने बढ़ाता चला चल, मुश्किलों का सामना करता चला चल। बेटे जैसे आप वैष्णो देवी माता रानी के दरबार में जाते हैं, वहां सब क्या बोलते हैं? पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। किस तरह से इतना लंबा सफर धीरे 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 मीट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो 50 कमेंट का सफर है, 50 कमेंट का सफर, आज हम यहाँ पहुंच गए 26वें कमेंट के ऊपर। 25 कंसेप्ट कवर्ड हो गए, आज 26 कमेंट की बारी है। अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। आइए मेहरबान कदरदान बेटे, मैं आपको वो कमेंट वाला एक बार पेज निकाल के दिखा दूं। ये बेटे देखो, हम ये सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। हम इस समय 26 कंसेप्ट के ऊपर हैं। बेटे 25 करा चुका हूं। जून 2014 न्यू सिलेबस से लेकर आज तक, जब तक आपके पेपर होने हैं उससे एक अटेम्प्ट पहले तक 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस। कोई नहीं है इस दुनिया में माइका लाल जिसने इस तरह से एनालिसिस कर दिया हो। आप अप्रेज करके देख सकते हैं, आप इस अप्रेजल कर सकते हैं। अभी आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 26, लेक्चर 26, कमेंट 26 दिसंबर 2014 में आया था। और बेटे और भी बहुत बार आया है, वो तो बात अलग है कि मैंने उनको नहीं लिखा। आइए जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल अंडर 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 इन्फ्लानेशन इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। मैंने पढ़ने में गलती की। अंडर इन्फ्लेशनरी, महंगाई महंगाई, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, adherence to specified guidelines which must be resorted to, state these guidelines। आराम से बेटे, ये मैं लिखवा चुका हूं आपको, आप फिर भी आराम से देख लें। मैं आज के लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन 26 आपके सामने देने वाला हूं, बताने वाला हूं। महंगाई की बातें करेंगे बेटे। महंगाई, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। आपने सुना होगा महंगाई के बारे में। एक गाना दिखा रहा हूं बेटे महंगाई के बारे में। जरा महंगाई का मतलब क्या होता है देखिए। महंगाई, हाय हाय महंगाई, महंगाई। पिपली, पिपली मूवी है, सुनिए। महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज ये कमेंट 26 में मैंने यही बताना है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को अप्रेज कर रहे हो और महंगाई होती जा रही है, तो आपका अप्रेजल में क्या ध्यान देना है, कौन सी गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल अप्रेजिंग एनी प्रोजेक्ट इन इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। एक बच्चा कहता सर गाना 1-2 मिनट और चलाएं। अच्छा बेटे, ये लो।
बेटा ये मूवी आई थी और इस मूवी का पता नाम क्या था? इस मूवी का नाम था पिपली पिपली पिपली। तो बेटे महंगाई की बात करेंगे आज। आइए हम सब एक बार कमेंट 26 जो मैंने आपको बताना है एक बार मैं आपके सामने लिख दूं, आप भी लिख लें अगर वो आपने नहीं पूरी लिस्ट बनाई हुई। वैसे मैंने लेक्चर 18 में पूरी लिस्ट बनवाई थी। प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल अंडर inflationary conditions, project appraisal under inflationary conditions, adherence to specified guidelines which must be resorted to state these गाइडलाइंस। आराम से बेटे, दिसंबर 2014। अब सवाल यह है कि आप जो है ना थ्योरी का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। आपसे वो पूछ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन हो और आप प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हो तो आप कौन सी गाइडलाइंस, कौन से बेंचमार्क, कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। और वो कहता है वो सारी बातें लिख दो नीचे। अब सवाल आता है कि स्टडी मटेरियल। अब बेटे ये इसमें कुछ हम लिखेंगे, आपने रजिस्टर खोल लेना है। लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पूरे थ्योरी के 150 लेक्चर्स जो मैं दे रहा हूं 10-10 मिनट के, आपने ध्यान से देख लिए और लिख लिया, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बट बेटे लिखोगे तभी तो वहां पे करके आ पाओगे। रजिस्टर खोल लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसने जो एफएम के लिए स्टडी मटेरियल हमें दिया हुआ है, बेटे उस स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग। थ्योरी का चैप्टर है, मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आपको ये चैप्टर्स थ्योरी में करके जाने हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, इट मींस प्रोजेक्ट की हम प्लानिंग कैसे करते हैं। बेटे किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, कोई भी इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए क्या लगता है जो ये हमारे देश में आजकल डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है, क्या लगता है जी? नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सोचा होगा कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हमें डीमोनेटाइजेशन का एक प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो क्या लगता है बस रातों रात ऐसे बोल दिया होगा? 8 नवंबर 2016 को बस डायरेक्टली अनाउंसमेंट कर दीजिए कल से 500,000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे? या उससे कितने महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक्सपर्ट कमेटी के साथ उसका प्लानिंग किया हुआ। बिल्कुल बेटे प्लानिंग किया हुआ। इसको कहते हैं बेटे कोई भी चीज इस दुनिया में बिना प्लान के अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। तो पहला स्टेप होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप पहले स्टेप में उसकी प्लानिंग करो। उसको कहते हैं स्टेप नंबर 1 प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसमें कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है,
वगैरह 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 बहुत सारी बातों को प्लान किया जाता है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पहले देखा होगा कि 500 के नोट प्रिंट करने चाहिए नए या 2000 के करने चाहिए, मतलब उसका साइज ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा। अगर 2000 के होंगे तो किस पेपर के होंगे, उसमें कलर क्या होगा, उसमें ट्रेडमार्क क्या होगा, उसमें गांधी जी कहाँ दिखेंगे, उसमें चिप कहाँ लगेगी। ऐसी बहुत सारी बातें प्लानिंग में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी के साथ जरूर की होंगी बेटे। और प्रिंटिंग के नोट्स तो बहुत महीने पहले ही शुरू हो चुके होंगे और उसको सीक्रेट रखा गया होगा। तो बेटे साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें टेक्निकल स्कोप कि दोबारा से जाली नोट प्रिंट ना हो, उसका ध्यान रखा गया होगा। इसका मतलब उन 2000 के नोटों को प्रिंट करने के लिए रिसोर्सेस कितनी चाहिए। तो प्लानिंग में प्लान करते समय किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम प्लान करते हैं तो हम 3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, मुझे डीमोनेटाइजेशन करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, कब करना है, कब करना है। मैंने कहा ये 8 नवंबर से करना है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, किस तरह से करना है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मोदी जी ने प्लानिंग के थ्रू जरूर दिया होगा। और उसके बाद फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे होंगे। जैसे आजकल डीमोनेटाइजेशन के 2 महीने पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था उसका उसका अप्रेजल होता होगा या नहीं। बिल्कुल होता होगा मेरे बेटे। बेटे इस दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो उसके बाद उसका अप्रेजल, उसकी रिपोर्ट कार्ड जरूर बनती है। एक बच्चा 12 महीने पढ़ाई करता है तो स्कूल वाले उसके रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम कोई भी स्कीम्स चला रहे हैं, मोदी जी कोई भी चला रहे हैं, जन धन योजना, गैस सब्सिडी, डीमोनेटाइजेशन, ग्रामीण विकास, इन सभी का प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है और होना चाहिए भी। नैनो एक प्रोजेक्ट जो रतन टाटा जी ने स्टार्ट किया, क्या लगता है बेटे प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गया, उसका अप्रेजल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल हुआ होगा। रतन टाटा ने मिस्त्री को अपॉइंट किया एज ए डायरेक्टर तो उसका भी अप्रेजल किया। हाँ किया, तभी तो मिस्त्री को निकाल दिया। अगर आप न्यूज देख रहे हो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो, बेटे पंजाब केसरी मत पढ़े, बहुत दिन हो गए पंजाब केसरी पढ़ते पढ़ते। अब आप इकोनॉमिक टाइम्स मिंट को पढ़े, बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़े। आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि प्रोजेक्ट को अप्रेस करना चाहिए और प्रोजेक्ट अप्रेजल दोबारा से अलग अलग एस्पेक्ट्स में होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स में। मैं तो कहता हूं जी, मैं तो ये कह रहा हूं जी, project is appraised under different aspects: political aspects, viability aspect, social aspect, economic aspects। demonetization का एक सबसे इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट। अब यहां तक तो बात समझ आती है। क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं कहां पे डिस्कस कर रहा हूं और क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन है प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो मैंने आपको अभी तक बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द टेक्निकल स्कोप, टू एस्टिमेट द टाइमिंग शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट। इन सब के बाद हम उसका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं बेटे। और रिपोर्ट कार्ड में
हम उसको अप्रेज करते हैं कि हमने क्या सोचा था, कब तक सोचा था और क्या हुआ, क्या सोचा था और क्या हुआ। तो उसको एनालाइज करने का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है प्रोजेक्ट अप्रेजल। और प्रोजेक्ट अप्रेजल में मुख्य तौर पर हम क्या करते हैं बेटे, हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, हम ये वाले एस्पेक्ट्स पे चेक करते हैं। अब होता क्या है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, ध्यान से सुनना जी, मुद्दा शुरू हो चुका। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो ढीला बैठा हुआ है, कमर भी ढीली कर दी उसने। अरे कमर सीधी करके बैठिए, बेड में लेट के पढ़ रहे हैं आप, बेवकूफ है आप। ऐसे विद्या आती है क्या? मुझे देखिए, आप, आपके लिए मैं सच धज के आया हूं, रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हूं और आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बैठ के भी नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा, खड़े होके कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर बैठूंगा तो आप तो लेट जाओगे। अभी तो मैं खड़ा हूं तो आप बैठे हो, आप तो लेटने वालों में से हो। और अगर मैं लेट के पढ़ाऊंगा तो आप तो सो ही जाओगे। शर्म आनी चाहिए, को शर्म कर लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बेटे, इसमें जो डिमांड होती है इज मोर देन सप्लाई। डिमांड डिमांड इज मोर देन सप्लाई, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अभी हम उस लेवल पे मीट नहीं किया होता, क्योंकि किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो बेटे इकोनॉमिक्स का एक रूल है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, वो कहता है बेटे यहां पर महंगाई होना निश्चित है। महंगाई होगी क्योंकि उस चीज को खरीदने वाले हजारों हैं, तो जो ज्यादा पैसे देगा उसको वो चीज मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स तो यही कहती है। तो महंगाई होनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल आता है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल में है, प्रोजेक्ट अप्रेजल में है, तो ये प्रोजेक्ट तीन कंडीशंस में अप्रेज हो सकता है। एक तो बेटे नॉर्मल कंडीशंस में हो सकता है, एक इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं तो उसमें भी हो सकता है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में। और तीसरा डी डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी कंडीशंस, यूएसए, अमेरिका, जापान। हमारे यहां पर इंडिया में बेटे इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। तो महंगाई होने के बड़े सारे कारण है, मैं उन कारणों में नहीं जा रहा। क्वेश्चन इस समय आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं और इन्फ्लेशन है तो आप कौन सी गाइडलाइंस का ध्यान देंगे? आपको वो गाइडलाइंस मैं भी लिखवाऊंगा, मैंने पहले से ही उसकी पीपीटी प्रिपेयर कर दी है, मुझे पता आप लिखेंगे। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपसे ये कहता हूं किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने से पहले आप उसकी आउटफ्लोस निकालते हैं, आप उसकी कैश इनफ्लोस निकालते हैं, आप उसके बाद उसको डिस्काउंट करते हैं और आप उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हैं। बोलो हाँ या ना तो बोल दो। अगर महंगाई हो रही हो तो आपने जो आउटफ्लो कैलकुलेट किया है या जो टाइम आपने सोचा है कि ये प्रोजेक्ट 10 साल का है, तो बेटे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि आप सभी ने एक महंगाई का रेट अज्यूम करके इसको इवैल्यूएट किया है, बट अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, एस्केलेशन क्लॉज आ गया, डेस्केलेशन नहीं एस्केलेशन, उसमें इनफ्लोज जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें सेल्स, उसमें रॉ मटेरियल, उसमें लेबर, उसमें ओवरहेड्स, इन सभी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो एज अ प्रूडेंट फाइनेंस मैनेजर, एज अ समझदार फाइनेंस मैनेजर आप क्या करेंगे? आप बताइए मुझे ईमानदारी से, आप कैसे उस प्रोजेक्ट को अप्रेज करेंगे? तो आपको पहले से ही उस प्रोजेक्ट को अप्रेज करने से पहले या अप्रेजल के समय ये चेक करना है कि क्या उस प्रोजेक्ट में प्रोविजन बनाई हुई है कॉन्टिजेंसीज की, क्या उस प्रोजेक्ट में एस्केलेशन की प्रोविजन बनी हुई है, क्या उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में क्या असर पड़ेगा
अगर इन्फ्लेशन हो गई तो क्या ये कैलकुलेशन है? क्या उस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड छोटा है या लंबा है? इट मींस आपको कुछ गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा से चेक करनी पड़ेगी या प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इज दिस मच। लिक्विडिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका इफेक्ट वहां पे नोट करना पड़ेगा। इट मींस आपको इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में बड़ी सारी बातों की गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे, तब जाकर आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बना सकते हैं। आइए, मैं दो तीन बातें मैंने लिखी हैं, पहले एक बार लिखते रहते हैं फिर साथ साथ समझते हैं। बेटे बड़ी मेहनत से आपके लिए चित्र बनाए हैं बेटे। कमेंट 26, बेटे लेक्चर 26, बेटे क्वेश्चन 26। बेटे क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। Project appraisal under inflationary conditions is adherence to specified guidelines which must be assorted to or resorted to state these guidelines। तो आइए जी रजिस्टर खोल लें बेटा, खोल लें और लिखना शुरू करें। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जी प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस क्रिटिकली किसी चीज को एग्जामिन करना। प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस टू एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन, नेगेटिव से चेक करना। प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस नेगेटिविटी एस्पेक्ट से चेक करना on some specific aspects with focus of attention on specific aspects, on specific areas of operation, on specific targets। कसम होगी बेटे अगर ना लिखा, मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाकर रिकॉर्ड किया है और बेटे यूट्यूब में अपलोड किया है। 80 to 90% तो मैंने सब काम कर दिया, 5-10% तो बेटे आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। खुद मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है बेटे। चलो चलो मेरा बच्चा, प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस, लिख लो, प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस टू क्रिटिकली एग्जामिन with a focus of attention on specific aspects, on specific areas of operation, on specific targets। कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान से हमने देखना है और उसमें स्पेसिफिक चीज है टाइम की। बेटे समय कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। अगर वो प्रोजेक्ट लंबे समय का है और उस समय में आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकती है या हो गई है, तो आपको ध्यान देना है। आइए जी बी पॉइंट में इसी में लिख रहे हैं, टू एंश्योर द कन्फर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस टू द प्रपोज गोल्स। जो आपने सोचा था गोल्स अचीव करना, उनकी कन्फर्मिटी को बराबर करना प्रोजेक्ट अप्रेजल का काम है। टाइमिंग्स बी पॉइंट लिख रहे हैं, टाइमिंग्स फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो चुकी है, टाइमिंग्स टाइमिंग्स टाइमिंग्स। बेटे भले मैंने ये स्टडी से लिखा है, लेकिन स्टडी में 10 पेज दिए, मैंने उसका क्रक्स लिखा है। बेटे आपको गाइडलाइन में भी इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, स्कैनर में भी इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। मैंने उन सब का बादाम रोगन निकाल कर आपको दिया, अभी चित्र बनाया। आप प्लीज लिखें, अपना नुकसान ना करें। टाइमिंग फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए टाइमिंग्स, समय एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टाइमिंग्स, 3 कंडीशंस टाइमिंग्स में हम देखेंगे, क्या वो नॉर्मल कंडीशंस हैं उस टाइम में, क्या इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं, क्या डिफ्लेशनरी कंडीशंस हैं। वैसे इंडिया के लिए तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है, महंगाई। अभी गाना दिखाया था, हाय हाय महंगाई। तो लिखें अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बेटे नॉर्मल कंडीशंस में प्राइसेस, सेल्स क्वांटिटी सब सेम ही रहता है, तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती, एस्केलेशन का कोई घबराना नहीं है। नो टेंशन, नो टेंशन। लिखिए लिखिए। एक बच्चा कहता है जी पीछे वाला पॉइंट नहीं लिखा, ये लो,
Timing for project appraisal. Timing for project appraisal is most important consideration. Under normal conditions, under inflationary conditions, under deflationary conditions. सी पॉइंट, अंडर नॉर्मल, नॉर्मल तो बताना नहीं है बेटे, इन्फ्लेशन भी बताना है, फिर भी बेटे मैं लोहा गर्म कर रहा हूं, लोहा गर्म कर रहा हूं, जैसे ही गर्म होगा मैं चोट मारूंगा, चोट मारूंगा, चोट मारूंगा। आप सी पॉइंट लिखें, चोट में डी पॉइंट से मारूंगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस प्राइसेस आर स्टेबल, डिमांड पैटर्न एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। कुछ भी ज्यादा बदलाव तो आता नहीं, हेंस नो डेंजर ऑफ एस्केलेशन। तो महंगाई का कोई डर नहीं है, डर नहीं है। तो डी पॉइंट में आ जाइए, मैंने बहुत बढ़िया सा चित्र बनाया। सब यकीन मानिए, अगर आप चित्र बना देते हैं, जो मैंने फ्लो चार्ट्स 101 बनाए हैं, और भी मैं बड़े सारे फोटोज बनाता हूं, तो 200-250 तरह के डायग्राम हो गए बेटे। एक दो डायग्राम भी आपने बना दिए तो झंडा गाड़ के आ जाओगे थ्योरी में। आयो, generally a project is appraised under following aspects. A project is appraised under following aspects. लीजिए, technical aspect, management aspect, commercial aspect, financial aspect, social aspect, economic aspect. आइए बेटे, मेरी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में जोश कम है बेटे, मैं आपको जोशीला कर दूं, इतना जोश है मेरे में। आप जल्दी से चित्र बनाएं। प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम टेक्निकल स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को देखते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट, मैनेजमेंट एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड। एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड के लिए आप इंग्लिश, मैथ्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सभी के एस्पेक्ट से देखकर आप एक बच्चे को ग्रेड देते हो। बिल्कुल उसी तरह से आप जब एक एज ए फाइनेंस मैनेजर किसी प्रोजेक्ट को अप्रेज कर रहे हो, तो बेटे इन सभी एंगल से देखना पड़ेगा। अब आ गई बात कि अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हो तो फिर क्या करेंगे बेटे। इन्फ्लेशन में क्या होगा, लैंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्डिंग का मटेरियल बढ़ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बढ़ेंगे, वेज रेट बढ़ेगा, सेल्स क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मतलब इन्फ्लेशन में जरा आपको सावधानी बरतनी है। जरा देखिए तो सही मैंने क्या लिखा है, आप लिखिए ना, आप लिखिए ना। आप ढीले ढीले हो जाते हैं, मुझे देखना शुरू कर देते हैं। आप प्लीज लिखिए, लिखिए, कसम है आपको, लिखिए। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वेज रेट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अंडरगो अ चेंज। क्योंकि जो सोचा था जिस प्राइस में, उस प्राइस में नहीं। टमाटर मम्मी ने कहा था बेटे इस रेट में मिलेंगे, सब्जी मंडी से जाकर लेकर आ। लेकिन जब आप मंडी में पहुंचे तो उस दिन टमाटर का रेट अलग था, क्योंकि पीछे से पैदावार कम आई, ट्रक कम आए। तो बेटे आप बताइए, आप बताइए, जो सोचा था और जो है उसमें डिफरेंस आ गया। उसी का तो नाम है इन्फ्लेशन। तभी तो एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को डियरनेंस अलाउंस देता है। डियरनेंस, डियरनेंस, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। चलिए जी, अंडरगो अ चेंज। अब शुरू कर रहे हैं। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, अब ये पूछा था मैंने, इतनी कहानी बताई, पिपली बताई, प्रोजेक्ट प्लानिंग बताया, फिर उसके बाद कंडीशंस बताई। अब बता रहा हूं गाइडलाइंस। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। पहली गाइडलाइन, मेक प्रोविजन फॉर डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। बेटे इसकी प्रोविजन बनानी बहुत जरूरी है। मेक प्रोविजन फॉर डिले इन प्रोजेक्ट, make provision for delay in project, make provision for delay in project implementation, make provision for escalation,
मेक प्रोविजन फॉर एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है महंगाई। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब आपने की थी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वहां भी तो एस्केलेशन किया था। तो मेक प्रोविजन फॉर एस्केलेशन इन प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पर फोरकास्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटे पहले से ही एस्केलेशन का की वजह से जो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी उसको प्रोविजन करके प्रोवाइड कर दो। ठीक है जी। तो गाइडलाइन 1, मेक प्रोविजन फॉर डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। गाइडलाइन 2, मेक प्रोविजन फॉर एस्केलेशन इन प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पर फोरकास्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। गाइडलाइन 3, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। जो बेटे आपने डिबेंचर्स हायर किए, लोन लिया है, जब इन्फ्लेशन होती है ना तो इंटरेस्ट रेट जिस रेट पे आपने बोरो किया उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है। तो थर्ड गाइडलाइन, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस शुड बी केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड with with reference to revision in फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या बेटे, जिस रेट पे आपने फाइनेंस लिया है उसमें भी चेंज आएगा। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को लेते समय आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चला ये बताइए पहली गाइडलाइन क्या थी, जल्दी सभी बच्चे। मेक प्रोविजन फॉर डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। बेटे अगर मान लेते हैं महंगाई बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को थोड़े दिनों के लिए बंद कर देंगे। तो हमें एक प्रोविजन जरूर बनानी चाहिए फॉर द डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। दूसरा, मेक प्रोविजन फॉर एस्केलेशन। हम जब उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं कैपिटल बजटिंग की बिगिनिंग में, उस समय हमें एस्केलेशन की वजह से कितनी कॉस्ट बढ़ेगी उसको भी ऐड करना चाहिए। तीसरा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की जो फाइनेंस कॉस्ट है इट इज टू बी स्क्रूटनाइज्ड। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। गाइडलाइन 4 प्रॉफिटेबिलिटी भी तो चेंज हो जाएगी, कैश फ्लो भी तो चेंज होंगी, तो उसमें क्या जुगाड़ होगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जो होगा, अभी हुआ नहीं, आप सोच रहे हो। इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिक्वायर रिवीजन एंड एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टेड इन्फ्लेशन रेट। और लास्ट में बेटे हमें वो प्रोजेक्ट लेने चाहिए बेटे इन्फ्लेशन में जिसकी पेबैक पीरियड छोटी हो, स्मॉलर पेबैक पीरियड हो। तो बेटे आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लिख पाएंगे। मैंने नोट्स भी दे दिए, लिखवा भी दिया, भले ये स्टडी में भी है, लेकिन बेटे इतना टाइम कहाँ है आपके पास उस पूरे पेज को पढ़ना और फिर उसके समरी बनाना। नहीं बेटे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे ही तो बेटे प्लीज ईमानदारी से इसको करके जाना है। हम नेक्स्ट लेक्चर 27 में मिलेंगे बेटे, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।